हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड लेक्चर काइनेटिक्स का है। पहले में रेट ऑफ रिएक्शन सीखी थी, दूसरे में रेट लॉ सीखा था, जिसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, एक्टिव मास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। उसके बारे में मैंने बताया था कि ऑर्डर जो होते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो इस पार्ट के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन आपके पास ये है, ए से यहां पर आपके पास प्रोडक्ट बन गया। दो तीन बेसिक बातें बता देता हूं। ये जो यहां पर कोफिशिएंट है, इससे बेटा कोई लेना देना अपना नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको कैसे पता चलेगा। रेट लो जो लगाया था वो तो कुछ इस तरीके से था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर पी। ये पी होगा, ये होता है यहां पर ऑर्डर, और ये क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, गिवन होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता है माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब ये है यहां पर, तो आपको पता था कंसंट्रेशन टर्म यूज करनी थी। कंसंट्रेशन टर्म यूज होगी तो यहां पर ए टू द पावर पी, बिल्कुल बेसिक से समझे, ठीक है। या फिर इसको आपने लिखा था डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, अब के रेस्पेक्ट में है। देखिए मैंने ये बोला था अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस ए का होगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। और अपन बार बार रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले रिएक्शन में बताया था। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक अच्छी टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। लेकिन अपनी जो बुक्स है, बुक्स के अंदर जनरली ये किस तरीके से मिलता है, ये जो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए, ये सिंपलेस्ट वे है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बुक्स में अपने पास जस्ट यही रहेगा। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन का जो चेंज है, उसके लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। कैसे? इसको इस साइड ले आओगे और इसको यहां पर ले आओगे। लेकिन यहां पर तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन यहां पर क्या करेंगे बेटा, पी की जगह क्या लिखने वाले हैं, जीरो, ठीक है ना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। अब टाइम के साथ कंसंट्रेशन का चेंज देखना है तो इंटीग्रेशन वाला मैंने बोला था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये इधर आ जाए के डी टी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले मैं लिख देता हूं माइनस डी ए इक्वल टू के डी, यही आएगा। डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पर, सॉरी इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन, कांस्टेंट के है तो इधर आ जाए। अब इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये बेटा माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना। एक बार ये जो कंसंट्रेशन है ये चेंज हो रही है बेटा, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन पर नीचे, और ये किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन, कहां पर, टाइम टी पर। टाइम टी पर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, बची हुई कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो अब इसका अपन कर लेते हैं, ये टाइम, ये स्टार्टिंग में जीरो था और ये टाइम टी था, ठीक है ना। टी बराबर जीरो से लेकर टी बराबर टी टाइम। आपको पता है डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो डीए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए, कहां से कहां तक, ए जीरो से ए टी तक। और इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के टी, के टी आएगा। क्यों? इसका t आ गया, t की पावर लिख देता हूं आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, t से जीरो तक। अब इसको कैसे पुट करते हैं, ए टी माइनस ए जीरो इक्वल टू ए टी माइनस ए जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी। आपको तो क्या करना है, टाइम t पर देखना है, तो ए टी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ए जीरो माइनस के टी। ये आ गया यहां पर टाइम के साथ, तो चेंज हो रहा है किसका, कंसंट्रेशन। एक और बात मैं यहां पर है बिल्कुल छोटी सी, वो बता देता हूं। कई बार टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है उसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो ये आपके हो गई इक्वेशन कि टाइम टी पर बची हुई कंसंट्रेशन और स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन क्या ली थी, ये रेट कांस्टेंट
और ये नीचे नहीं, यहां पर टाइम से मल्टीप्लीकेशन। एक और तरीका भी है इसको डील करने का, वो तरीका देखिए मैं यहीं पर बता देता हूं आपको साथ में। जैसा कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते थे, कैसे ये जो आपकी इक्वेशन है ए से आपका है प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में जनरली अपन कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं बेटा, T इक्वल टू 0 पर, यही लेते हैं। और किसी टाइम T इक्वल टू T पर, मतलब कुछ देर बाद अगर X कंसंट्रेशन ने रिएक्शन कर लिया तो यहां पर क्या बचेगी, A माइनस एक्स, और ये प्रोडक्ट का X। तो मतलब रिएक्ट कितने ने की, X ने, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इक्वल टू A माइनस एक्स। अब देखिए किसी टाइम T पर जो बची हुई कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसको किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर रहता है, तो ध्यान से देखिए। बची हुई कंसंट्रेशन को आप A माइनस एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप AT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से देखिए मैं क्या करता हूं, AT माइनस A0 इक्वल टू KT। ये क्या है, किसी टाइम T पर कंसंट्रेशन, और ये क्या है, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन। टाइम T में से जब स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो यहां पर देखिए ये इधर माइनस का साइन रहेगा ना, थोड़ा इसको एक बार दोबारा से लिख लेता हूं मैं। ये स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन और ये किसी टाइम T पर कंसंट्रेशन इक्वल टू K। तो ये डिफरेंस किसके बराबर आएगा, ये आएगा किसके, X के बराबर। क्यों, A0 क्या है, A है, ये क्या है, A माइनस एक्स है, तो पीछे क्या बचा, X, X इक्वल टू KT। तो रिएक्ट करने वाली कंसंट्रेशन को अगर टाइम के साथ देखना चाहते हो तो X इक्वल टू KT, डायरेक्ट आपको जस्ट इतना ही लिखना है। तो देखिए मैंने अभी तक आपको इस लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के साथ कंसंट्रेशन का चेंज बताया दो तरीके से, AT इक्वल टू A0 माइनस KT बेटा याद होना चाहिए, और X इक्वल टू KT याद होना चाहिए। AT क्या है, किसी टाइम T पर बची हुई कंसंट्रेशन, जिसको आप A माइनस एक्स भी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन A भी बोल सकते हो, AT भी बोल सकते हो, और X क्या है, जितनी ने रिएक्ट की है। ये दो बेसिक बात है। अब अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि ये कितने ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हो। लास्ट लेक्चर के जो लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि यूनिट कैसे चेक की जाती है, तो अगर भूल गए हो तो जल्दी से देख लीजिए। ये मैंने बताया था कि dA अपॉन dt इक्वल टू KAP, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर K की चाहिए आपको, तो आपको K के लिए यूनिट के लिए क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए, तो यहां पर बोलिए ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पावर इधर जाएगा तो A माइनस P और टाइम यूनिट ये था। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आ जाएगी, P की जगह अपन क्या लिखेंगे, जीरो, तो इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ये तो आगे बेटा यूनिट, पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है, कंप्लीट हो जाना रिएक्शन। कंप्लीट कब होगी, जब रिएक्टेंट फिनिश हो जाए, मतलब किसी टाइम T पर जब कंसंट्रेशन आपकी कितनी हो जाए, जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अपनी इक्वेशन से डील करते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या थी, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये थी AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अगर AT को अपन जीरो रख देंगे तो इसको जीरो रखना है, तो जीरो रखते क्या आ जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ A0 इक्वल टू KT, या फिर जो टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा। तो ये हुआ क्या, कंप्लीशन टाइम। इतना टाइम लगता है किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, T हाफ या फिर T50। इसका मतलब क्या हुआ, T50 T हाफ, रिएक्शन को आधा होने में टाइम नहीं,
हाफ का मतलब होता है टाइम, हाफ का मतलब कि आधी कंसंट्रेशन ने रिएक्शन कर लिया है, या फिर टी टाइम बाद में जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बची, स्टार्टिंग की आधी। इसका मतलब बेटा क्या होता है, एटी किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन। हाफ रिएक्शन बात कर रहे हैं तो ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए A0/2। ठीक है, ये होता है हाफ का मतलब, ठीक है ना, आधी कंसंट्रेशन होने का मतलब। इक्वेशन क्या थी आपके पास, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। तो AT क्या हो जाएगा यहां पर, A0/2 इक्वल टू A0 माइनस KT हाफ। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो KT हाफ इक्वल टू A0/2, और T हाफ क्या होगा, A0 बाय, बोलिए कितना होगा, अबे बोलो ना, इक्वल टू 2K। आई बात समझ में। तो आधी कंसंट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा, A0/2। ठीक है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, अगर आपको ये बोले कि ये तो 50% टाइम था, T 50%, अगर T 75% होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T 3/4। ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब आधी कंसंट्रेशन होने में कितना टाइम लगा, इसका मतलब 75% कंसंट्रेशन मतलब रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपको बताना है। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो मतलब T जो 3/4 है, इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन है AT, T 3/4, वो कितनी बचेगी बेटा, बची हुई कंसंट्रेशन बतानी है। 3/4 ने रिएक्शन कर ली, तो पीछे क्या बचेगी आप बताइए, यहां पर बचेगी आपको स्टार्टिंग की 1/4। क्यों बताइए क्यों, 3/4 ने रिएक्शन कर ली, टोटल स्टार्टिंग था A0, तो बचेगी कितने, 3/4 को उसमें से माइनस करेंगे, तो ये बची हुई कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए अगर डाउट्स आ रहा है, स्टार्टिंग मतलब रिएक्शन कितनी किसने की, 3/4 A0 ने रिएक्शन कर ली, ये तो आ गया आपका रिएक्ट, बचेगी कितनी, A0 माइनस 3/4 A0 इक्वल टू A0 बाय, बात क्लियर हुई। ठीक है, रिएक्शन क्या थी आपके पास, इक्वेशन क्या थी, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। AT की वैल्यू कितनी है, A0/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A0 और 0 बाहर साइड लिख दिया, माइनस KT। ये इस साइड से सब होगा तो कितना बच जाएगा, -3/4, तो KT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 A0, और T इक्वल टू क्या आ गया, 3/4 A0 बाय, क्या हो गया, 3/4 A0 बाय। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात डेवलप हो रही है, क्या डेवलप हो रही है कि अगर आपको जो दिया हुआ है यहां T हाफ बोला है, तो टाइम कितना होगा, 1/2 A0/K। अगर आपको टाइम दिया हुआ है 3/4, तो क्या हो जाएगा, 3/4 A0/K। इसी तरीके से अगर मैं एक और बता देता हूं, यहां पर देखिए 3/4 के बाद अगर मैं अपन बात करूं, कितना भी डील कर सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, T 7/8। ठीक है, 7/8, इसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो T 7/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा 7/8 A0/K। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, जितना परसेंटेज है उसको जस्ट A0 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, ठीक है, कैसे, जितना यहां पर Tx है इक्वल टू x A0/K। तो ये रिएक्शन को कितना परसेंटेज कंप्लीट करना है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली डील कर सकते हो। अब देखिए फोर्थ पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, अपन बात कर रहे हैं यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन थी -dA/dt, ये क्या थी, इक्वल टू KA0। जीरो ऑर्डर है तो जीरो रखेंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका तो वैल्यू 1 आ गया, तो
तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब अपन रेट से लेते हैं, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो ये हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं इज कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है, कांस्टेंट होती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है, ये नोट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड कंसंट्रेशन। टाइम और कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचे कि सर ये तो कंसंट्रेशन ये टाइम है, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ये कंप्लीट। इस साइड अगर टाइम और कंसंट्रेशन आती है तब अपन बात करते हैं कि डिपेंड कर रहा है। तो ये आ गया यहां पर की, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मैं जैसे एक बात बताऊं, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो पहले आर के उसके 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आर के अंदर भी कितने करेंगे, 2 मोल ही करेंगे। चेंज हुआ क्या कुछ कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट का, नहीं हुआ। थर्ड आवर के अंदर बात करें, तीसरे घंटे में बात करें, तब भी उसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 2 मोल ही रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट ही है, 2 मोल पहले, 2 मोल बाद में, 2 मोल बाद में, हर बार क्या करता जा रहा है, 2 मोल ही रिएक्शन करता जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, वो ध्यान रखिएगा, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये रेट कांस्टेंट चेंज होता है, और रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। तो ध्यान ये रखना है, बट बाय टेम्परेचर चेंज के चेंज्ड, सो ROR कैन बी चेंज्ड, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं, देखिए जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन है, टाइम आपका t था, फिर 2t था, फिर 3t था, फिर 4t, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, सिंपल मैंने लिखा टाइम इंक्रीज हो रहा है, या फिर कुछ भी टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ भी। स्टार्टिंग में क्या था, उसकी कंसंट्रेशन 100 थी, फिर कंसंट्रेशन हो जाएगी 80, फिर हो जाएगी 60, फिर हो जाएगी 40। अब आप कहो सर ये तो चेंज हो रही है, अरे भाई चेंज हो रही है, लेकिन रिएक्ट कितनी हो रही है, बात की क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन का चेंज। कंसंट्रेशन का रेगुलर टाइम के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 20, फिर 20 और फिर 20। बात आई समझ में, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, टाइम के साथ जो चेंज होगा वो क्या होता है, यहां पर कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब देखिए अपन बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में। देखिए ग्राफ बनाना डायरेक्टली इजी नहीं होता है। ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपको सोचने हैं, एक तो ये कि क्वेश्चन में आपको ग्राफ किनके बीच प्लॉट करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स का आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन मतलब क्या फॉर्मूला है या क्या इक्वेशन है। तो सबसे पहले इक्वेशन सोचे, फिर वो ग्राफ बनाने की कोशिश करें। मैं यहां पर बात कर रहा हूं रेट का टाइम के साथ, ध्यान रहिए जीरो ऑर्डर के लिए है ना, ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर। हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग स्टोरी होगी। जीरो ऑर्डर के लिए आपने देखा था, क्या देखा था, -dA/dt ये किया था। ये जो रेट होगी इक्वल टू KA⁴, इसका मतलब A। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, ध्यान देना, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पर डिपेंड नहीं करती तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी। ये जो कांस्टेंट का गैप आ गया। इसी तरीके से मैंने बहुत किया है, कंसंट्रेशन के साथ चेंज क्या होगा रेट का, तो कंसंट्रेशन के साथ कोई चेंज नहीं होता क्योंकि पावर जीरो है, तो यहां पर केवल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो यहां पर भी क्या रहेगा बेटा, गैप के रहेगा, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बात समझ में आई, कंसंट्रेशन और टाइम पर रेट डिपेंड नहीं करता है तो डायरेक्ट लाइन आ, चेंज होता तो कुछ ऊपर नीचे, कुछ डायरेक्ट, इस तरीके से अपन डील करते हैं। इसको और देख लीजिए, टी हाफ के लिए आपने अभी एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, क्या, टी हाफ इक्वल टू A/2K, ये फॉर्मूला था। तो इसका मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया, और ये यहां पर क्या हो जाएगा,
एक डेटा है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हटाएंगे तो टी हाफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और y इक्वल टू एम एक्स 0 से जाएगा ही जाएगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहां पर टाइम का एक के साथ कंसंट्रेशन का चेंज, ये देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी होगी। आपको पता है कि ए टी इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, ये था ग्राफ किसके बीच में, ए टी और ए का मतलब ए की होता है, ये आ गया आपका y और ये आ गया n, ये आ गया x और ये आ गया c, इंटरसेप्ट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये x आ गया और ये y है, इनके बीच ग्राफ खींचना है, स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा, ठीक है। अब कैसे चेंज होगी वो ध्यान में दीजिएगा। इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है ए जीरो, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड कटेगा, और ये भी पता है कि स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन तो कुछ होगी, तो ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आ गई, मान लीजिए ए जीरो। अब ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यहां पर m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मोर देन 90 डिग्री, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहां पर जिस पॉइंट पर आएगा, तो यहां पर कंसंट्रेशन A0 मैक्सिमम थी, यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0। अगर A0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो टाइम क्या होगा, AT बाय K, तो ये क्या आ गया यहाँ पर T इक्वल टू A बाय K। तो देखिए इस तरीके से इस ग्राफ को आप डील कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूं, ये आपकी इक्वेशन है AT इक्वल टू A0 माइनस KT। AT को A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। पॉजिटिव है इंटरसेप्ट तो ऊपर की साइड कटेगा, ये आपको पता है। नेगेटिव स्लोप है तो मैक्स मोर देन 90 डिग्री वाला केस होगा, ये हो गया। इस तरीके से ये स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन आ गई, वैसे भी समझ लो। और ये कंसंट्रेशन कौन सी, जब रिएक्शन फिनिश हो गई है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन फिनिश हो गई, तो इतना टाइम लगा उसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये हुआ यहां तक की बात। ग्राफ्स आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट बता दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या होगा, वो सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि जो सरफेस एरिया होता है उस पर रिएक्शन डिपेंड करती है, उससे कैटालाइज्ड हो जाती है, थोड़ी फास्ट हो जाती है। देखिए रिएक्शन आपके पास, रिएक्शन क्या है, ये है NH3। NH3 ब्रेक हो रहा है किसमें, N2 और H2, ठीक है। अगर बैलेंस करना चाहो तो N2 प्लस 3H2, इसमें प्लेटिनम की सरफेस पर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। NH3 ब्रेक हो रहा है किसमें, N2 और H2 गैस में, ये तीनों की तीनों यहां पर क्या है, गैसेज है, ठीक है। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें क्या इस पर डिपेंड करेगा, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है DA अपॉन DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर किस पर डिपेंड करेगी, NH3 की कंसंट्रेशन। इस पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर है, तो इसकी कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करेगी। तो डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड करती है बेटा ये किस पर, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। लेकिन जो इसका सरफेस एरिया है किसका, प्लेटिनम का, वो सरफेस का प्लेटिनम का क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो NH3 के टूटने की रेट होगी वो यहां पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती, और NH3 की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करती। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना ही टाइम पर डिपेंड करती है। लेकिन यहां पर अपन ने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो सरफेस एरिया आपने बोला है कि इसका कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट, तो उस पर रेगुलर टाइम में उतने ही मॉलिक्यूल NH3 के जुड़ेंगे, और जितने NH3 जुड़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग N2 और H2 हटेगा, और फिर नया NH3 एडजॉर्ब होगा, फिर N2 H2 हटता जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि सर हम अगर पीटी का सरफेस एरिया जो है वो तो कांस्टेंट होता है, ये बात ठीक है,
लेकिन आप ये कहोगे अगर हम यहाँ पर नया पीटी और डाल दें, थोड़ा और ज्यादा अमाउंट में डाल दें, अच्छी बात है, अगर पीटी का अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा ये फिक्स है, क्यों? अपने को अलग अलग अमाउंट पीटी का चेंज नहीं करना है। पीटी का जितना रिएक्शन में लिया गया है वो तो कांस्टेंट रहेगा। आपने ज्यादा डाल दिया तो अब कांस्टेंट होगा, पहले कम था तो तब कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट था, रिएक्शन भी क्या होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो होगा क्या, ये तो NH3 एडजॉर्ब्ड, NH3 एडजॉर्ब्ड एट पीटी सरफेस, ठीक है, एडजॉर्ब फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू N2 एंड H2, फिर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, न्यू NH3 एडजॉर्ब्ड, ठीक है, नया NH3 एडजॉर्ब होगा। मान लीजिए स्टार्टिंग की इसकी सरफेस पर कितने हो रहे हैं, 1000 उसके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, ब्रेक हो गए, हट गए। फिर नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल आएगा उसमें क्या होगा, 1000 ही एडजॉर्ब होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, एडजॉर्ब हो रहा है वो क्या हो रहा है, 100 मॉलिक्यूल है, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या होगा, 1000 होगा, ये चेंज नहीं होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यही खासियत होती है, क्या, कि जो कंसंट्रेशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता, वो एकदम फिक्स रहेगा। जैसे मैंने पहले वो रिएक्शन बताई थी, क्या, कि पहले टाइम के अंदर 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, सेकंड टाइम इंटरवल आएगा उसमें भी 2 करेंगे, चेंज नहीं हो रहा, वो बिल्कुल फिक्स है। यहां पर 1000 रिएक्शन कर रहे हैं, यहां पर 1000। अगर कंसंट्रेशन पर चेंज करता, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन यहाँ पर 1000 है, ये थोड़ी चेंज होनी चाहिए थी, और ये चेंज यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए बेटा, आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहला एग्जांपल कर लिया था, कौन सा, सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। सेकंड है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम क्या होते हैं आपको पता है, ये ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, है ना, ये एंजाइम का काम है। तो इसको सिंपल समझे, यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का कोई सब्सट्रैक्ट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन, एंजाइम। सबसे पहले क्या करता है, इसका वर्क होता है एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाना, फिर क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट को ये किसमें चेंज कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा, और साथ में क्या बना लेगा, एंजाइम वापिस बनाएगा, क्या, एंजाइम अलग हो जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड किस पर करेगी, रिएक्टेंट्स पर करती है, लेकिन यहां पर ये क्या होगा, जो सब्सट्रैक्ट है इस पर ये डिपेंड नहीं करती तो ये 0, तो डिपेंड हुआ किस पर, ई पर, एंजाइम पर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने कोई कंटेनर ले लिया, उसमें सब्सट्रैक्ट ले लिया, सब्सट्रैक्ट का अमाउंट बेटा बहुत ज्यादा होता है, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, लाखों करोड़ों में। एंजाइम क्या होता है, फिक्स अमाउंट का होता है, बहुत कम होता है। मान लीजिए एंजाइम के मॉलिक्यूल कितने, 1000 मॉलिक्यूल। अब इसको ऐसे समझे कि एक एंजाइम 1 सेकंड में एक सब्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अगर मैंने 1000 लिए तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेकंड में 1000 एंजाइम्स 1000 सब्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करेंगे पहले सेकंड में, ठीक है, कांस्टेंट हो गया मैटर। सेकंड, अगली सेकंड में क्या होगा, सेकंड वे में क्या होगा, दूसरी सेकंड में क्या होगा, 1000 जो इसके एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है वो 1000 सब्सट्रैक्ट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, फिक्स 1000। थर्ड सेकंड में भी क्या रहेगा, 1000। फोर्थ में भी क्या रहेगा, 1000। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये एंजाइम क्या है, इसकी भी जो रिएक्ट होने की टेंडेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रेट भी कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट हो गई, मतलब ये किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आई थिंक आपको पता लगा होगा, क्या इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, एंजाइम पर करे, लेकिन एंजाइम के जो रिएक्ट होने की टेंडेंसी है, जो रेट है वो तो फिक्स है, अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब रेट भी कांस्टेंट। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, जैसे आपके पास HI है, इस पर जब सनलाइट या फोटोन्स का अटैक करवाया तो किसमें टूट गया, H2+I2 में टूट गया, या बैलेंस कर लीजिए। अब बात करें कि ये कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी जो रेट है वो डिपेंड करेगी किस पर, HI कंसंट्रेशन, लेकिन ये क्या होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये 0, तो डिपेंड किस पर करेगा, h न्यू पर, ठीक है ना, जो जिसके कारण डिपेंड कर रहा है वो h न्यू है।
एच न्यू यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस जो एच आई है, इस पर सनलाइट गिर रही है ऊपर, सनलाइट की बजाय मैं किसी टॉर्च से लाइट डाल दे रहा हूं, ठीक है, वो लाइट क्या आ रही है, फिक्स अमाउंट में आ रही है, मतलब किसी भी इसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होती है, जैसे एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई इंटेंसिटी। तो इसको अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, फोटो इंटेंसिटी। अब बेटा इसको फोटो इंटेंसिटी बोलो या फिर इंटेंसिटी बोलो, एक ही बात है। अब इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड कर रही है। अब इसको देखना है कि कांस्टेंट है या नहीं, माइंड में तो आ ही गया होगा आपके, क्योंकि पर्टिकुलर लाइट आ रही है, जैसे एक सेकंड के अंदर कितने पैकेट्स आ रहे हैं, लाइट के पैकेट आ रहे हैं जैसे 100, तो 100 ने इसके साथ रिएक्शन करके इसको तोड़ा। अगले सेकंड में क्या आ रहे हैं, 100 पैकेट आ रहे हैं, अगले सेकंड में क्या आ रहे हैं, 100 पैकेट्स आ रहे हैं। तो जो पैकेट्स आ रहे हैं लाइट के, वो क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं, और कांस्टेंट है तो इसका मतलब रेट क्या होगी बेटा, दोनों साइड से कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट हो गई इसका मतलब दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।